आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी, ओके। देखिए लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो यूटिलिटी अप्रोच है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, we must know at least 5 concepts. Number 1, we must know the concept of utility, marginal utility, total utility, law of diminishing marginal utility, and utility of money. Utility of money. अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ प्रॉपर मैनर। तो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिए थे। यूटिलिटी का मतलब बताया था सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली ये कहता है कि अगर एक कस्टमर लगातार कॉन्टिन्यूसली एक ही तरह की कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसको मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन 0 या नेगेटिव हो जाएगी। यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपको ये बताता है कि कस्टमर 1 रुपया स्पेंड करके कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कस्टमर की नजरों में उसकी जो पैसे की वैल्यू है उसको हम यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद मैंने आपको फाइनली बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम कैसे डिटरमिन करेंगे। अब ये समझने के लिए भी हमने ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सिंगल कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस, which means that if a consumer is consuming only one commodity, then उसको उस कमोडिटी के कितने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स ही शुड कंज्यूम इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है इसमें डबल कमोडिटी केस, which means that when will a consumer attains equilibrium if he is spending his income on consumption of two goods. This is called double commodity case. तो दो कॉन्सेप्ट है, सिंगल कमोडिटी डबल कमोडिटी। अभी हमने सिंगल कमोडिटी केस पढ़ना शुरू किया है। सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया है सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। जिस भी यूनिट पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव होता है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और कमोडिटी की कीमत प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड है कि जिस भी यूनिट पे दोनों इक्वल है उसके आगे के सभी यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज प्राइस एंड यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल। सेकंड कंडीशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द वेरियस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो क्योंकि हम लास्ट क्लास में यही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस डिस्कस कर रहे थे और इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाई थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो सही तरीके से नहीं हो पाया था। तो हम एक काम करेंगे, आज की क्लास में भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस में कस्टमर किस तरीके से अचीव करेगा। उसके बाद हम डबल कमोडिटी केस के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी केस इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब क्या है। सिंगल
कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? देखिए, जब सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कस्टमर को कितने यूनिट्स किसी कमोडिटी के कंज्यूम करने चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स of a particular commodity a consumer should consume in order to have the maximum amount of satisfaction. मतलब कितने यूनिट्स के बाद उसको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, किस पॉइंट के बाद कंजम्पशन करने पे उसको फायदा नहीं होगा। तो हम बेसिकली सिंगल कमोडिटी केस के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर अगर एक ही कमोडिटी परचेज कर रहा है तो उस कमोडिटी के वो कितने यूनिट परचेज करे, 1 2 3 4 5 ये। तो सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम के थ्रू हम क्या डिटरमिन करना चाहते हैं, वी वांट टू डिटरमिन how many units of a particular commodity should a consumer consume। इस चैप्टर का जो क्लास नोट है वो मैंने आपको शेयर करवा दिया है, होपफुली मिल गया होगा आप लोगों को। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी शुड अ कंज्यूमर कंज्यूम, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सिंगल कमोडिटी के इक्विलिब्रियम में। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कस्टमर ना कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है और उस कमोडिटी का नाम है गुड एक्स। ये परचेज करना चाहता है कस्टमर, और इस कमोडिटी की जो कीमत है, इसका जो प्राइस है, प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए का है। दिस इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओके। और इस कस्टमर की नजरों में उसके पैसे की वैल्यू, यानी कि इसके लिए यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इसके लिए यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2 यूटिल्स। मतलब 1 रुपए की यूटिलिटी जो है वो 2 यूटिल्स के बराबर है, मतलब 1 रुपया स्पेंड करके कस्टमर 2 यूटिल के सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी, दिस इज यूटिलिटी ऑफ मनी, ओके। कस्टमर बेसिकली ये जानना चाहता है कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो वो उस कमोडिटी के कितने यूनिट्स कंज्यूम करे। अगर गुड एक्स 10 रुपए का है और उसके नजरों में उसके पैसे की वैल्यू, यूटिलिटी ऑफ मनी उसके लिए 1 रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स के इक्वल है, 1 रुपी equals to 2 utils, then how many units of commodity X should be consumed in order to have the maximum amount of satisfaction? This is what consumer wants to know. अब इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे, तो कुछ सिचुएशन देता हूं आपको। मान लो ये कस्टमर ना क्वांटिटी कंज्यूम करता है कमोडिटी की 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 यूनिट्स ये खरीद सकता है। अब जब ये परचेज करेगा इसको, तो फर्स्ट यूनिट इसको कितने का मिलेगा, इसको फर्स्ट यूनिट मिलेगा 10 रुपीज में, 10 रुपीज, ठीक है। दूसरे यूनिट के लिए भी उसको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा, 10 10 10 10। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इस कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी से जो मिल रही है, यूटिलिटी के टर्म्स में इसको हम लिखेंगे MUX, यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। तो जब फर्स्ट यूनिट कस्टमर कंज्यूम करेगा ना, 10 रुपया स्पेंड करेगा, इससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है 40 यूटिल्स की, 40 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अच्छा, दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो जाहिर है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होके हो जाती है 30 यूटिल्स, ओके। उसके बाद हो जाती है मान लीजिए 25 यूटिल्स, उसके बाद हो जाती है 22 यूटिल्स, उसके बाद 20 यूटिल्स, फिर 10 यूटिल्स और फिर 5 यूटिल्स। तो धीरे 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 इसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है।
है ना, शुरू में 40, फिर 30, फिर 25, फिर 22, इस तरीके से सेटिस्फैक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, विच मीन्स के जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की वो हर बार डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करेंगे हम, मतलब किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है ये डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे सर, ये डिटरमिन करने के लिए ना आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब आप ये इंश्योर करेंगे कि कितने यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है। तो आप देखो जरा इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है सिक्स वाले यूनिट पे। 6 यूनिट पे प्राइस है 10 रुपीज और मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो 10। तो हमें ये दोनों इक्वल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज इक्विलिब्रियम, प्राइस इज 10, यूटिलिटी इज 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस, दोनों इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम कौन से वाले यूनिट पे होगा, 6 वाले यूनिट पे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर को कमोडिटी के कितने यूनिट कंज्यूम करने चाहिए, 6 यूनिट कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि 6 पे आके उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो रहा है। अच्छा, सिर्फ यूटिलिटी और प्राइस के इक्वल हो जाने से इक्विलिब्रियम तो होता नहीं है, इसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आगे के यूनिट्स पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा हो। आगे की यूनिट पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होने का मतलब ये है कि आगे के सभी यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी घटनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो अब देखो मार्जिनल यहाँ पे ना मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है 6 वाले यूनिट पे, 7th वाले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब 6th यूनिट पे MUX इक्वल्स टू PX भी हो गया और उसके नेक्स्ट वाले यूनिट पे यूटिलिटी डिक्रीज भी हो रही है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई हो गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब 6 वाले यूनिट पे इक्विलिब्रियम है। लेकिन और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 6 वाले यूनिट पे इक्विलिब्रियम हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, हालांकि अभी इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी है मुझे। हम कह रहे हैं जी 6th वाले यूनिट पे एट 6th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस आर इक्वल, है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि कंडीशन यही है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, 7th वाले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी ओवरऑल डिक्लाइन भी होनी चाहिए, 7th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो वो डिक्रीज होके 5 भी हो रही है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी अप्लाई है और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, तो इक्विलिब्रियम देखा जाए तो 6 वाले यूनिट पे हमें अचीव हो जाएगा। लेकिन कहानी में है ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग यूनिट्स वाली चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्राइस लिखा है रुपीस के टर्म में और यूटिलिटी लिखी है यूटिल्स के टर्म में, और हम ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम होगा। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो पूरा इक्विलिब्रियम है वो गलत पॉइंट पे डिटरमिन होगा। रीजन क्या है, देखो यूटिलिटी आपने रुपीस में कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी प्राइस आपने रुपीस में कैलकुलेट किया हुआ है और यूटिलिटी आपने यूटिल्स के टर्म में कैलकुलेट किया। दो अलग अलग यूनिट्स वाली चीजों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपेयर करना है तो या तो रुपीस को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सो दैट आप यूटिलिटी से यूटिलिटी को इजीली कंपेयर कर पाओ, या फिर यूटिलिटी को आपको यूटिल्स को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट आप रुपीस और रुपीस को इजीली कंपेयर कर पाए। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम यूटिलिटी को प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, रुपी से कंपेयर कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 है यहाँ पे 10 है तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं है, देखो नंबर्स के इक्वल होने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपका जो यूनिट है ना यूनिटरी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। अगर यूनिट इक्वल है, सेम यूनिट है तो ही इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब समझो जरा, इसका मतलब ये हो गया कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम ऐसे लिखते हैं MUM, ठीक है। तो यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालो आप, क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि
हम प्राइस को यूटिल से कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, हम प्राइस को प्राइस से कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यूटिलिटी को, मैंने क्या बोला था अभी पीछे कि हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या रुपीज को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा कस्टम जो है ना, इकोनॉमिक्स में कस्टम चलता है, कस्टम ये कहता है कि हम यूटिलिटी को ही रुपी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए हम यूटिलिटी को रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए जरा, कस्टमर जो है उसके लिए उसके 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 2 यूटिल्स। मतलब अगर उसको 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है तो उसके लिए वो 1 रुपया खर्च करना चाहेगा, है ना। इस हिसाब से अगर कस्टमर को 40 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो उसके लिए कितना पैसा खर्च करना चाहेगा, 20 रुपीज, है ना। क्या कर रहे हैं हम, 40 को हमने 2 से डिवाइड किया। अच्छा, अगर उसको 30 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसके लिए कितना पैसा खर्च करना चाहेगा, 15 रुपीज। 25 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए कितना पैसा खर्च करना चाहेगा, 12.5। 22 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए 11 रुपीज। और 20 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए 10। और 10 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए 5। और 5 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए 2.5। समझ आया, आपने क्या किया है, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके लिए कंपेयर करना बड़ा आसान है। अब मैं कहता हूं कि फर्स्ट यूनिट पे आपको 10 रुपए खर्च करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी, 20 रुपए की। बताओ ये आपके लिए फायदे का सौदा है या घाटे का। अगर 10 रुपए खर्च करके आपको 20 रुपए वाली चीज मिलती है, या 20 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ये आपके लिए मतलब अच्छा ट्रेड है या नहीं है। मतलब इसमें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फर्स्ट यूनिट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अगर 10 रुपए में मिलेगा और 20 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बताइए वेदर यू शुड परचेज इट और नॉट। यस सर, परचेज करना चाहिए। ऐसे ही अगर 10 रुपए खर्च करके आपको 15 की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 15 वाली चीज मिल रही है, तो आपको परचेज करना चाहिए। 10 रुपए में 12.5 वाली चीज मिली, 12.5 वाली मिल रही है, आप परचेज करोगे। 10 में 11 वाली चीज मिलेगी, आप परचेज करेंगे। 10 रुपए में 10 वाली चीज मिल रही है, आप परचेज करोगे। लेकिन 10 रुपए में आपको इस बार सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी, सिर्फ 5 रुपए के बराबर, तो आपको परचेज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करें और फिर प्राइस से कंपेयर करें, तो असल में हमें समझ आता है कि कस्टमर को इक्विलिब्रियम 5th यूनिट पे ही मिलेगा, क्योंकि 5th यूनिट पे उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप ये वैल्यू देखोगे ना, प्राइस 10 है यूटिलिटी 20 है, तो आपको लगेगा कि अच्छा यूटिलिटी तो ज्यादा है प्राइस कम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन आप जब इसको मनी में कन्वर्ट करते हैं, आपको समझ आता है कि 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन का मतलब 10 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और प्राइस भी 10 रुपया लग रहा है। तो ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ पैसा वसूल। यहाँ पे तो कस्टमर का पैसा वसूल हो रहा है। अच्छा सर, ये तो आपने कहा दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर इक्वल, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे ऊपर जो सिचुएशंस हैं, ये सारी सिचुएशन किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप देखो इन सब में ना, 5th वाले यूनिट से ऊपर, चाहे 4th हो, 3rd हो, 2nd हो, 1 हो, इन सब पे कस्टमर का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम देना पड़ रहा है ना। 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन 10 रुपए पे करना पड़ रहा है, 15 रुपए के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 10 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। तो ये सारी सिचुएशन कहलाती है कंज्यूमर्स सरप्लस। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। और ये जो है जहां पे प्राइस और यूटिलिटी बराबर है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो ना, 6 रुपए आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको 5 रुपए वाली चीज मिलेगी, सॉरी 10 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, 5 वाली चीज मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको नुकसान है। यहाँ पे 10 रुपए खर्च करके आपको 2.5 रुपए वाली चीज मिलेगी, तो यहाँ भी आपको नुकसान है। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम है प्राइस के मुकाबले, प्राइस ज्यादा है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर्स डेफिसिट। कंज्यूमर्स डेफिसिट, समझ आया। जहां इक्वल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, और जहां प्राइस ज्यादा है सेटिस्फैक्शन कम है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स डेफिसिट। अब एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि एक कस्टमर को कितने यूनिट तक कंजम्पशन करना चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स शुड अ कंज्यूमर कंज्यूम। तो आप क्या लिख सकते हो उसमें, आप लिखोगे अ कंज्यूमर शुड कंज्यूम सच नंबर ऑफ यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर इक्वल।
जब उसके पैसे के बराबर की वैल्यू वाली चीज उसको मिलेगी ना, उस पॉइंट तक उसको खरीदना चाहिए, उसके आगे नहीं खरीदना चाहिए। जब तक उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पैसा वसूल नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है, वेल एंड गुड, आप खर्च करोगे, आप परचेज करोगे। जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, वो सब पे यूटिलिटी ज्यादा है, पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है, कंज्यूमर्स सरप्लस है, आप परचेज करोगे। सवाल उठता है किस पॉइंट तक परचेज करेंगे, तो फिफ्थ यूनिट तक परचेज करोगे, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आप ब्रेक इवन पे आ गए, पैसा जितना आपने स्पेंड किया सेटिस्फैक्शन आपको उसके बराबर की मिल रही है, हेंस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन इसके नीचे आप, इसके बाद आप कंजम्पशन नहीं करना चाहेंगे, आप 6 भी नहीं कंज्यूम करोगे, 7 भी कंज्यूम नहीं करोगे, बिकॉज इन सभी यूनिट्स पे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम है और पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे आपको। समझ आया? तो ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस। इसमें डाउट है? अनवी, स्पर्श, चानिया, चेतना, अक्षिता, कुछ पूछना नो है तो सर। पूछो। नो सर। नो सर। क्या बात है, सबको एक साथ समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक डायग्राम बना के समझते हैं जरा, और एक काम करता हूँ, मैंने नोट्स भी आपको शेयर किया था, मैं भी खोल लेता हूँ, उसके बाद वहां से भी कवर कर लेंगे। एक मिनट रुक जाओ। आपको दो नोट शेयर किए हैं, एक ही शेयर किया है? सर दो। दो किए हैं ना, ठीक है। एक तो इसी चैप्टर का जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक इसके बाद जो टॉपिक हम करेंगे डिफरेंस कर्व अप्रोच, उसका भी मैंने बोला था शेयर करने के लिए, वो भी हो गया होगा। यस सर। एक मिनट। देखिए यहाँ पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक सेकंड, लिखा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पे एज पर यूटिलिटी अप्रोच ऑफ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अ पर्सन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना, और जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल है उसके बाद यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये मतलब बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होना चाहिए, दो कंडीशंस है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि सपोज कोई कमोडिटी है गुड एक्स, उसकी कीमत है 5 रुपए, है ना, और 1 रुपए की जो यूटिलिटी है ना कस्टमर के लिए, वो 2 यूटिल्स की है। 1 रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर टोटल 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। प्राइस उसको 5 रुपीज पे करना पड़ रहा है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखो, फर्स्ट यूनिट से 20 है, फिर 15, 12, 10, 5 और 0, देन -5। अब देखो अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम बात करें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की, अगर हम ये देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस किस पॉइंट पे इक्वल है, तो हमें नजर आएगा कि फिफ्थ वाले यूनिट पे प्राइस 5 रुपीज है और यूटिलिटी भी 5 यूटिल्स है, इसका मतलब फिफ्थ यूनिट पे इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जो है वो रुपीज के टर्म्स में है और यूटिलिटी जो है वो यूटिल्स के टर्म में, तो ये दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इक्विलिब्रियम। यार 1 मिनट रुक जाओ, आसान हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, खुशी आपने अभी ज्वाइन किया है? खुशी Yes, sir. आप लेट ज्वाइन कर रहे हो आज। बेटा ऐसे अगर बीच में इतना लेट ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लीज। नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम था, चले नेवर माइंड। तो बेसिकली हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ऐसे इस टेबल को देखें ना, तो हमें नजर आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ये वाला पार्ट और प्राइस ये दोनों इक्वल हैं फिफ्थ वाले यूनिट पे। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर इक्वल। तो हमें लग सकता है कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो फिफ्थ यूनिट पे होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी जो यूटिल्स के टर्म में है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी के टर्म्स में। तो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 रुपी की जो यूटिलिटी है ना उससे सारे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 6 5 2.5 0 एंड माइनस 2.5। अब आप कंपेयर करोगे कि प्राइस और यूटिलिटी कहाँ पे इक्वल है। अब आपको नजर आएगा कि फोर्थ वाले यूनिट पे एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट आपका प्राइस 5 है और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है 10 यूटिल्स वो असल में 5 रुपए के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आपका पैसा वसूल हो रहा है, यहाँ पे ना आपको फायदा है ना नुकसान है। दिस इज दी ऑप्टिमम सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बेसिकली कस्टमर को यहाँ इतने यूनिट तक कंजम्पशन करना चाहिए, इसके बाद और यूनिट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिफ्थ अगर वो कंज्यूम करेगा ना तो उसको नुकसान होगा। देखो जरा, फर्स्ट यूनिट पे वो 5 रुपए खर्च करेगा, उसको यूटिलिटी मिलेगी 10 रुपए के इक्वल। तो उसका जो इक्वल उसका जो सरप्लस होगा ना वो 5 रुपए का सरप्लस होगा, मतलब 5 रुपए का फायदा हुआ उसको। फिर 5 रुपए खर्च करके इस बार उसको 7.5 वैल्यू वाली चीज मिल रही है, इसका मतलब 2.5 रुपीज का बेनिफिट है, कंज्यूमर सरप्लस है। थर्ड वाले यूनिट पे भी 5 रुपए स्पेंड करके 6 रुपए वाली चीज मिलेगी उसको, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर सरप्लस है। इसका मतलब फर्स्ट भी कंज्यूम करना चाहिए, सेकंड भी करना चाहिए, थर्ड भी करना चाहिए, और फोर्थ पे तो जितना दिया था उतने वाली चीज मिल ही रही है। तो दिस इज पैसा वसूल सिचुएशन। तो फोर्थ वाली यूनिट तक कंजम्पशन करो। लेकिन इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं ना, फिफ्थ यूनिट आप कंज्यूम करो, देखो 5 रुपए स्पेंड करोगे आप, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा 2.5 रुपी की वैल्यू के बराबर। तो 5 रुपए दे के आप 2.5 वाली चीज तो नहीं लेना चाहोगे ना, क्योंकि ऐसा करने पे आपको 2.5 का लॉस होगा। फिर 5 रुपए आप स्पेंड करेंगे 6 यूनिट पे, इस बार आपको कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगी, इसका मतलब 5 रुपए का पूरा लॉस हो गया, कंज्यूमर डेफिसिट। यहाँ भी कंज्यूमर डेफिसिट। तो बेसिकली ये जो सारा एरिया है ना, दिस एंटायर एरिया डिपिक्ट्स कंज्यूमर्स डेफिसिट, और ये सारा पार्ट जो है वो कंज्यूमर सरप्लस को रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो है, एक सेकंड, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो पैसा वसूल सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। इसका ना कई दफा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपसे डायग्राम भी बोलते हैं बनाने के लिए, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी पे समझा देता हूँ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इधर आप शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस, यानी कि पी एक्स, और इस तरफ आप लिखोगे आउटपुट या क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब देखिए प्राइस ना, आप चाहे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट या जितने मर्जी आप यूनिट कंज्यूम करो, आपको सेम ही प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्राइस का जो कर्व है ना वो एकदम बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पी एक्स, करेक्ट। और यूटिलिटी जो है ना, यूटिलिटी वो हमेशा डिक्रीज होती रहती है। तो सपोज फर्स्ट यूनिट पे अगर यूटिलिटी यहाँ थी, तो जैसे जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे आपका यूटिलिटी धीरे 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 घटेगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव भी हो जाएगा। ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं, जब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया था, तो ये कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होती है और वो जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। खैर देखो, ये जो पॉइंट है ना जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व प्राइस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पे बेसिकली प्राइस और यूटिलिटी इक्वल है,
तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस यूनिट पे अचीव हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हम पता कर सकते हैं कि क्यू यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमारा प्राइस और यूटिलिटी दोनों इक्वल है, प्राइस एंड यूटिलिटी बोथ आर इक्वल, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके ऊपर का जो एरिया है ना, ई पॉइंट से ऊपर देखिए ये सारा एरिया, यहाँ पे आपको क्या ज्यादा नजर आ रहा है सर? यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। प्राइस का कर्व नीचे है ना, तो इसका मतलब प्राइस कम है, और यूटिलिटी का कर्व ऊपर है, इसका मतलब यूटिलिटी ज्यादा है। तो जब प्राइस कम है यूटिलिटी ज्यादा है, तो ये सारा एरिया रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर्स सरप्लस को। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। और ये जो सारा पार्ट है ये कंज्यूमर को यहाँ पे नुकसान होगा, प्राइस ज्यादा है और यूटिलिटी कम मिल रही है उसको। प्राइस की लाइन ऊपर है, यूटिलिटी की लाइन नीचे है, इसका मतलब दिस एंटायर एरिया रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स डेफिसिट। लेकिन ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल है, इसलिए दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ आया? अच्छा, ये जो पॉइंट है, कोई ये बताएगा मेरे को, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आप में से किसी को पता है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 है तो हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता? ये भी मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये मैंने बताया हुआ है आपको। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब वो पॉइंट जब कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाती है, उसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। कि कस्टमर यहाँ पे ना, उसको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन 0 है, हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, या पॉइंट ऑफ सटाइटी भी कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और यही चीज ना मैंने नोट्स में भी आपको बना के दिखाई है। देखिए यहाँ पे देखो, ये जो एरिया, ये बेसिकली दिस इज प्राइस लाइन, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, क्योंकि प्राइस 5 था ना, तो वो हर एक यूनिट पे 5 ही है, तो इसका मतलब प्राइस लाइन ना एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, दिस इज पी एक्स। और जो यूटिलिटी का कर्व है, यूटिलिटी तो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन ही होती है, तो यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और धीरे 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 क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, यहाँ पे आके 0 हो गई, और इसके बाद क्या है, इसके बाद नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये 0 है, सॉरी यहाँ पे जहाँ पे दोनों इक्वल है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और जहाँ पे 0 है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, ये जो सारा एरिया है, ये एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे कंज्यूमर को पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब दिस इज कंज्यूमर्स सरप्लस। और ई पॉइंट के नीचे वाला जो जितना पार्ट है, ये सारा एरिया, यहाँ पे कस्टमर पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है उसको, इसीलिए हम इसको कहते हैं कंज्यूमर्स डेफिसिट। तो ये था आपका सिंगल कमोडिटी केस। तो होपफुली ये सारा आपको समझ आ गया होगा। कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम फिर डबल कमोडिटी केस डिस्कस करेंगे। बताइए, बोलो फटाफट से। अनवी, अक्षिता, चेतना, चानिया, स्पर्श। क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्योंकि सिंगल कमोडिटी केस आपको अच्छे से समझ आ गया, डबल कमोडिटी केस में आपको एफर्ट लगाना ही नहीं है ज्यादा। डबल कमोडिटी केस का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वंस यू अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो डबल कमोडिटी केस में ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि अगर एक कस्टमर 2 कमोडिटीज पे पैसे स्पेंड करेगा ना, इफ अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ 2 commodities, then he will be at equilibrium if the 2 conditions are satisfied। मतलब यहाँ भी आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़े। जैसे सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन थी, डबल कमोडिटी केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 ही कंडीशन, और बहुत मिलती जुलती सी कंडीशन है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डबल कमोडिटी केस में 2 कमोडिटी है, तो एक का नाम है गुड एक्स और एक है गुड बाय। ये तो दिख ही नहीं रहा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा ना, एक सेकंड रुक जाओ जी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या?
सर वही बोल रही थी कि दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। तो डबल कमोडिटी केस में दो कमोडिटीज हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स जो है उस पे जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं उसको हम कहेंगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी एक्स। और गुड वाई पे जो पैसा खर्च करते हैं हम, दिस इज कॉल्ड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यानी कि पी वाई। ठीक है, दिस इज प्राइस। और गुड एक्स को कंज्यूम करके कस्टमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम कहते हैं एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। और गुड वाई कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है इसको हम कहते हैं एम यू वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। समझ आ गया? दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है कस्टमर, एक है एक्स कमोडिटी और एक है वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको हम यूटिलिटी ऑफ एक्स कहेंगे, और गुड वाई से जो मिलेगी उसको हम एम यू वाई या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कहेंगे। एक्स पे जो पैसा खर्च होता है उसको पी एक्स कहते हैं, और वाई पे जो पैसा खर्च होगा उसको पी वाई कहेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की? कंडीशंस में पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज, अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इक्वल होनी चाहिए। जिस पॉइंट पे दोनों कमोडिटीज से सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा। मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा बाद में, पहले कंडीशन समझ लो। कंडीशन ये है कि आप दो कमोडिटीज पे जो पैसा खर्च कर रहे हो ना, ₹1 के बदले आपको सेटिस्फैक्शन दोनों में सेम होना चाहिए, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। देखो, एक्स कमोडिटी पे आप कंजम्पशन, एक्स कमोडिटी पे आप पैसे खर्च करोगे, पी एक्स कहलाएगा, और एक्स कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो पी, बेसिकली पी एक्स, एक्स कमोडिटी पे जो पैसे खर्च करेंगे वो पी एक्स है, और जो यूटिलिटी वहां से मिलेगी वो एम यू एक्स है। तो इसका ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? आपने जितना पैसा खर्च किया, प्राइस खर्च किया, उसके बदले आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मान लीजिए कि ये लिखा है कि आपने ₹5 खर्च किए एक्स कमोडिटी के ऊपर और आपको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। ₹5 में 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या है कि ₹1 में कितने की सेटिस्फैक्शन? 4 यूटिल की सेटिस्फैक्शन। अगर ₹5 खर्च करके आपको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक्स कमोडिटी में, इसका मतलब ये है कि हर ₹1 के बदले आपको 4 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। मतलब ₹1 से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन एक्स कमोडिटी के केस में 4 है। अच्छा, वाई कमोडिटी की अगर हम बात करें, वाई कमोडिटी पे पैसा खर्च करके कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? इसको हम ऐसे लिखेंगे एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो कस्टमर ना इस पे खर्च करता है ₹20, ये 1 यूनिट ₹20 का आएगा। एक्स तो सस्ता है, एक्स इज चीपर देन दी वाई। एक्स ₹5 में परचेज कर लेते हो, लेकिन वाई ना ₹20 का है। अच्छा, ₹20 खर्च करेंगे ना तो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है 80 यूटिल्स की। समझ आ रही है बात? ₹20 स्पेंड करके 80 यूटिल की सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आपको इस केस में कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है ₹1 में। इसका मतलब दोनों ही कमोडिटी के केस में ₹1 में मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इक्वल है। अगर ऐसा होता है, इफ a consumer is receiving same amount of satisfaction from both the commodities by spending ₹1, मतलब आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं ना कमोडिटी के ऊपर, ₹1 के बदले दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप कमोडिटी के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी के ऊपर, दोनों की कीमतें अलग हो सकती हैं। एक 5 का आ सकता है, एक 50 का आ सकता है, एक 10 का आ सकता है, एक 40 का आ सकता है, वैल्यूज अलग हो सकती हैं, प्राइस दोनों का अलग हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम इंश्योर करने के लिए आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ₹1 के बदले कितना है। अगर ₹1 स्पेंड करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक कमोडिटी में दूसरे कमोडिटी के मुकाबले, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर दोनों कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगा ₹1 के बदले, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा। इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे और ज्यादा, लेकिन फिलहाल देखो, जैसे हमारा वाला जो एग्जांपल था, हमारे एग्जांपल में गुड एक्स जो है उसकी वैल्यू थी ₹5, और गुड एक्स से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 20 यूटिल्स का। तो ₹5 में अगर 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हमने कैलकुलेट किया कि ₹1 में कितना बना ये,
तो हमें नजर आया कि 1 रुपए में 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हो गई। अगर 5 में 20 है तो 1 में 4 है। अच्छा, गुड वाई की कीमत अलग थी, गुड वाई की कीमत थी 20 रुपीज, लेकिन इससे सेटिस्फैक्शन हमें ज्यादा मिल रहा था, 80 यूटिल्स। करेक्ट। तो हमें ऐसा लग सकता है कि भाई यूटिलिटी के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक्स वाई कमोडिटी में ज्यादा यूटिलिटी है तो ये बेहतर कमोडिटी है, लेकिन प्राइस के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो हमें गुड एक्स सस्ता लगेगा, तो हम कह सकते हैं यार गुड एक्स अच्छा है कंज्यूम करना, ये सस्ते में आ जाएगा। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं ना, इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ आता है कि अल्टीमेटली 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन तो दोनों में सेम ही है। यहाँ 5 में 20 मिल रहा है, यहाँ 20 में 80 मिल रहा है, इसका मतलब 1 रुपए में 4, और यहाँ पे भी 1 रुपए में 4, सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अल्फ्रेड मार्शल यही कहते हैं कि डबल कमोडिटी के केस में आपको ये चेक करना है कि 1 रुपए में दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है। if a consumer is receiving same amount of satisfaction, if a consumer is receiving same amount of satisfaction from both the commodities by spending 1 rupee, then that situation will be treated as a consumer equilibrium. This is condition number 1. condition number 2 क्या है? condition number 2 ये है कि second condition सेम ही है, law of diminishing marginal utility अप्लाई होना चाहिए। जो सिंगल कमोडिटी केस में था वही डबल कमोडिटी में भी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी एप्लीकेबल। मतलब ये कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो इक्विलिब्रियम नहीं। समझ आया? तो डबल कमोडिटी केस में भी 2 कंडीशन है, सिंगल कमोडिटी केस में भी 2 कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है? दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इक्वल होनी चाहिए। हर 1 रुपए के बदले सेम सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगी तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए, इस बात को और समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो एक कमोडिटी है, सपोज दिस इज गुड वाई, सॉरी दिस इज कमोडिटी एक्स एंड देयर इज कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स की कीमत है 30 रुपीज, और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी इज 90 यूटिल्स, और गुड वाई जो है, गुड वाई है 50 का, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिलेगी 200 यूटिल्स। समझ आ गई बात? आपको ये बताना है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम? बताइए, इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम और नॉट? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? कैसे बताएंगे सर? देखिए, आप कंडीशन अप्लाई करोगे, अभी एक ही कंडीशन पे बात कर लेते हैं। कंडीशन अप्लाई क्या करोगे? आप चेक करोगे कि एक्स कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और वाई कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन दोनों इक्वल है क्या? mu x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई है या नहीं? देखो जरा, एक्स कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी 90 की, और पैसा इस पे स्पेंड करेंगे आप 30। यहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी 200 यूटिल की, और आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा 50। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 90 मिल रहा है आपको 30 में, इसका मतलब 1 रुपए में कितना मिल रहा है? 3/1। 1 रुपए में 3 यूटिल की सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 4/1। बताइए, एक्स कमोडिटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 1 रुपया स्पेंड करके, या वाई कमोडिटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो वाई में। वाई में। और अगर वाई में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कस्टमर को कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए, एक्स और वाई? वाई। वाई। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना डबल कमोडिटी केस में, यानी कि अगर दोनों कमोडिटी से सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ना, 1 रुपए में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर दोनों से, इस पॉइंट पे, इस वाले एग्जांपल में मैं अगर आपसे पूछूंगा ना एक्स कमोडिटी कंज्यूम करना चाहिए वाई करना चाहिए, आपका जवाब होगा कोई भी कमोडिटी, एनी कमोडिटी, क्योंकि कंज्यूमर इज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द कमोडिटी। ठीक है, अगेंस्ट 1 रुपी, 1 रुपए के बदले उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोनों ही केस में। जब आप इंडिफरेंट हो जाते हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर यू कंज्यूम गुड एक्स और गुड वाई, यू विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन इस वाली सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि वाई कमोडिटी पे हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना,
वहां पे x के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट है, x के मुकाबले ज्यादा बेनिफिट है। इसका मतलब दिस इज नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या करना चाहिए कस्टमर को? कस्टमर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्योंकि नहीं हो रहा, देन ही शुड कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड बाय, ही शुड कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड बाय। अब वो ये नहीं कह सकता, कस्टमर ये नहीं कह सकता कि सर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों से सेम ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं रहा है। वाई कमोडिटी से ज्यादा है, एक्स कमोडिटी से कम है, देन ही विल ऑब्वियसली प्रेफर वाई कमोडिटी ओवर एक्स कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ₹1 के बदले ज्यादा है, देन ऑब्वियसली ही विल प्रेफर वाई ओवर एक्स। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको एक सिनेरियो इस तरीके से बिल्डअप करके दे दिया जाएगा कि भाई प्राइस है किसी कमोडिटी का और उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इतनी है, फिर वाई कमोडिटी का प्राइस ये है और उससे सेटिस्फैक्शन इतनी मिलेगी। आपको बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो आप उसको इसी तरीके से एनालिसिस करके आप देखोगे, अगर इक्वल हो जाता है दोनों तो आप कह दोगे हाँ जी इक्विलिब्रियम है। कंक्लूजन भी लिखना होता है यहाँ पे कि यस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ही इज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन बोथ द कमोडिटी। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि ये ज्यादा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वाई कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, जैसा हमारे वाले एग्जांपल में था। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं कंज्यूमर नो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम and as he is having more amount of satisfaction in case of commodity y, then he should continue to consume good y। और ऐसा कब तक करना चाहिए उसको? कब तक he should consume more unit of good y? तब तक करते रहना चाहिए जब तक सेम अमाउंट का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जिस पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, उस पॉइंट पे फिर वो x भी चूज कर सकता है, y भी चूज कर सकता है, उसकी मर्जी है। वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। जब तक वो एक को प्रेफरेंस दे रहा है दूसरे को नहीं दे रहा, तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। देखिए डबल कमोडिटी की अगर हम बात करें, लिखा है वेयर अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटी, he is said to be in equilibrium when the following conditions are satisfied। अगर कस्टमर अपनी इनकम दो कमोडिटीज पे खर्च कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। पहली कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अगेंस्ट रुपी, पैसे के बदले सेम अमाउंट में सेम सेटिस्फैक्शन दोनों की केस में मिल रही है ₹1 के बदले, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छा इस इक्वेशन को ना हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, MUX अपॉन PX था ना ये, और ये MUY अपॉन PY था। तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं, MUX अपॉन MUY हो जाएगा ये, इस वैल्यू को हम इधर लेके आ गए और PX वाली वैल्यू को हम इधर लेके चले गए। तो ये हो जाएगा MUX अपॉन MUY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ऐसे लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम अप्लाई होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन सर अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा? तो जाहिर है अगर इक्वल नहीं होगा ना तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का वाई के बराबर, वाई से ज्यादा, जैसे ये सिचुएशन है, ये MUX, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, MUX अपॉन PX, ये बेसिकली सिचुएशन हो सकती है कि ये ज्यादा हो सकता है MUY अपॉन PY के मुकाबले, है ना? मतलब एक्स कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वाई के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको ₹1 के बदले, तो जाहिर है आप यही कंज्यूम करोगे, एक्स कमोडिटी कंज्यूम करोगे। कब तक करोगे? जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाता। जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और अगर इस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है आपको दूसरे वाले से, तो फिर आप गुड वाई ज्यादा कंज्यूम करोगे। तब तक करोगे जब तक दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं हो जाती। देखिए ये लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स as the satisfaction against the price paid in case of good x is more than the good y। good y के मुकाबले good x में ज्यादा satisfaction है, then he should continue to consume more unit of good x। और ऐसा कब तक करना चाहिए? until the satisfaction from both the commodity becomes equal। और ऐसा इसका अपोजिट हमने इसमें लिखा है।
ठीक है, न्यूमेरिकल अभी फिलहाल इसका करने की जरूरत नहीं है, तो ये छोड़ दो, इस पे हम अगली क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कशन और करेंगे। तो दिस इज इट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर वैसे खत्म ही हो गया है, अगर इसके डाउट्स होंगे आपको अगली क्लास में तो आप वो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में ना इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच जो जे.आर. हिक्स और एलन ने दी थी, तो उस पर बात करेंगे। तो आज के इसके अंदर अगेंस्ट 1 रुपीज ही देखा जाता है ना हमेशा? हाँ, अगेंस्ट 1 रुपी ही देखा जाएगा। Okay. ठीक है, कोई और डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चानिया, अक्षिता, चेतना, स्पर्श? नो सर। देखिए एक दो इस पे हम न्यूमेरिकल और करेंगे अगली क्लास में, तो ये जो डबल कमोडिटी वाला केस है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली क्लास में हम 10-15 मिनट हम इस पे और लगा लें, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना डबल कमोडिटी, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आता है। इस पे मतलब ऐसे न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन होंगी और आपको ये पूछा जाएगा कि वेदर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, और अगर नहीं है तो उसका क्या स्टेप होगा, वो क्या करेगा इस तरह की सिचुएशन में। सपोज यूटिलिटी एक्स से ज्यादा मिल रही है, वाई से कम मिल रही है तो क्या करेगा, और वाई से वर्सा, अगर वाई से ज्यादा है एक्स से कम है तो क्या करेगा। ठीक है, चलें, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। बाय।